हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपकी क्लास नरेंद्रा क्लास के यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपको सॉलिड स्टेट का पार्ट 3 बताने जा रहा हूं। हम लोग पार्ट 1 में ये देख चुके थे कि ठोस के प्रॉपर्टी क्या है, और पार्ट 2 में ये देखे थे कि अक्रिस्टली और क्रिस्टली ठोस क्या होते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि क्रिस्टली ठोस के कितने टाइप्स होते हैं, उनके बारे में देखने चल रहे हैं। तो क्रिस्टली ठोसों के प्रकार के बारे में आज हम लोग जानते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। तो क्रिस्टलीय ठोस, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि ये कि जो क्रिस्टलीय ठोस हैं इनके प्रकार क्या हैं, किस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। हमने इसके पिछले वीडियो में देखा था कि क्या कि क्रिस्टलीय ठोस, कोई भी क्रिस्टलीय ठोस है तो किससे किसी न किसी अवयवी कण से मिलकर के बना होगा। अब ये अवयवी कण क्या हो सकते हैं कि देखा गया था कि ये परमाणु हो सकते हैं, ये अणु हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं, ये आयन हो सकते हैं। ये परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। अब बात ये है कि अब इन अवयवी कणों, अगर ये परमाणु है तो इनके बीच में आपस में कुछ अलग तरीके का फोर्स लगेगा, बल लगेगा। अणु है तो कुछ अलग तरीके का लगेगा, आयन है तो कुछ अलग तरीके से लगेगा। तो किसी भी ठोस के अवयवी कणों के बीच जो लगने वाला अंतर आणविक आकर्षण बल है, उसके बेस पर क्रिस्टलीय ठोसों को निम्न 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन से? पहला क्या था? पहला था आणविक ठोस। पहला क्या था? आणविक ठोस। और दूसरा क्या था? दूसरा आपका था आयनिक ठोस। दूसरा आयनिक ठोस, आयनिक ठोस। और तीसरा धात्विक ठोस, तीसरा धात्विक ठोस। और चौथा कौन सा था? चौथा बताया गया था आपको सहसंयोजक। सहसंयोजक, या इसी को आप क्या कहते हैं? इसी को बोलते हैं नेटवर्क ठोस। नेटवर्क ठोस। तो आपके जो क्रिस्टलीय ठोस हैं ये 4 प्रकार के हो गए: आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और कौन सा? सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। तो चलिए शुरू करते हैं कि आणविक ठोस क्या है, आयनिक ठोस क्या है, धात्विक ठोस क्या है और सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस क्या है। इनके बारे में जानते हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इसको देखते हैं। चलिए आप लोग इसको साथ ही हमारे कॉपी करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात करते हैं क्या कि क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों, क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों के मध्य लगने वाले अंतर आणविक बलों के आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना? पहला कौन सा है? पहला है, वही बताया गया था, कौन सा? आणविक ठोस। पहला आणविक ठोस। आणविक ठोस, इसको क्या बोलेंगे?
इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब नाम से ही क्लियर है, आणविक ठोस तो ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं। तो क्या इनके अवयवी कण, इनके अवयवी कण क्या होते हैं, इनके अवयवी कण अणु यानी कि मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल होते हैं। इनके अवयवी कण अणु होते हैं। बात क्लियर है ना? यानी आणविक ठोस जिनके अवयवी कण क्या हो, अणु हो, उनको हम बोलेंगे क्या, आणविक ठोस। अब ध्यान दीजिए क्या कि जो अणु होते हैं, अणु, ध्यान देना मेरी बात, जो अणु होते हैं ये किससे मिलकर बनते हैं, ये परमाणुओं से मिलकर के बनते हैं। ये किससे मिलकर के बनते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं। ये बात आपको पता है कि अणु परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। चलिए अब देखिए, अणु आपके मेनली 3 तरह के हो सकते हैं। ध्यान देना मेरी बात। पहला, या तो हो सकता है ध्रुवीय अणु, या क्या हो सकता है, ध्रुवीय अणु यानी कि पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल, ध्रुवीय अणु। दूसरा क्या हो सकता है, अध्रुवीय अणु। अध्रुवीय का मतलब नॉन पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और तीसरा क्या हो सकता है, हाइड्रोजन आबंधित, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब मेरी बात ध्यान दीजिए कि ध्रुवीय अणु क्या है, अध्रुवीय अणु क्या है, हाइड्रोजन आबंधित अणु क्या है। अब देखिए हमने ये बता दिया कि अणु जो होते हैं ये परमाणुओं से मिल करके बनते हैं। अब ध्यान देना, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु आपस में मिलते हैं और H2 हाइड्रोजन गैस का अणु बनाते हैं, ठीक है ना। और यदि एक हाइड्रोजन का परमाणु और एक Cl क्लोरीन का परमाणु मिलता है तो किसका, HCl का अणु बनाता है। अगर हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलता है तो क्या करता है, ये जल का यानी H2O का अणु बनाता है। अब ध्यान देना मेरी बात, यहाँ पर हाइड्रोजन अणु हमारा हाइड्रोजन के परमाणुओं से मिलकर के बना है। अब यहाँ पर दोनों ही परमाणु क्या है, हाइड्रोजन है। और दोनों जब परमाणु जब हाइड्रोजन है तो दोनों की जो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन क्या होगी, विद्युत ऋणात्मकता होगी, वो क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, सेम होगी। यानी कि दोनों की अपनी ओर जो इलेक्ट्रॉन की खींचने की क्षमता होगी क्या होगी, सेम होगी। तो ऐसे में क्या होगा कि यहाँ पर जो H2 का अणु बनेगा उनके बीच, यहाँ पर जो H सिंगल बॉन्ड H है, ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, ये दोनों परमाणुओं के क्या रहेगा, बीच में रहेगा। कहने का मतलब कि किसी पर पॉजिटिव और किसी पर निगेटिव चार्ज नहीं रहेगा। यानी कि यहाँ पर हम कहें कि डेल्टा प्लस, यहाँ पर कहें कि डेल्टा माइनस, तो ये ऐसा नहीं होगा। यानी किसी पर पॉजिटिव किसी पर निगेटिव नहीं होगा। तो ऐसे अणु को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा अध्रुवीय अणु है। कैसा है, अध्रुवीय, क्योंकि यह पॉजिटिव निगेटिव इस पर कोई चार्ज नहीं है। फिर देखिए अब दूसरा हमारा क्या है, HCl। तो यह हाइड्रोजन है या क्या है, क्लोरीन है, और मिलकर क्या बना है, HCl। तो इसको देखें तो H सिंगल बॉन्ड क्या होगा, Cl। और आपको ऑलरेडी पता है, क्या पता है कि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता होती है, वह क्लोरीन से कम होती है और क्लोरीन की क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इस बंध का साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म क्लोरीन अपनी तरफ क्या करेगा, खींच लेगा। जब खींचेगा तो क्लोरीन पर आ जाएगा डेल्टा माइनस, तो H पर डेल्टा प्लस, Cl पर डेल्टा माइनस। तो कहने का मतलब ये एक प्लस और माइनस, ये क्या बन गया, ये हमारा जो अणु बना है किस नेचर का हो गया, किस प्रकृति का हो गया, या ध्रुवीय हो गया। फिर अब यहाँ देखो, आप हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु बना लिया क्या, वाटर मॉलिक्यूल यानी H2O का अणु।
तो आपको पता है कि हाइड्रोजन जब किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे क्या हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन से अगर किसी मॉलिक्यूल में बॉन्डेड है, क्या है, जुड़ा हुआ है, वह दूसरे मॉलिक्यूल के उसी उनके किसी दूसरे मॉलिक्यूल के क्या कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से क्या करता है, ये आकर्षण बल दिखाता है। जैसे H2O का यह एक मॉलिक्यूल है, नहीं दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ ऊपर हम बताते हैं, यहाँ पर ये H2O है और यहाँ पर ये दूसरा हमारा H2O का मॉलिक्यूल है। अब ध्यान दें कि डेल्टा H प्लस होगा, O पे माइनस होगा, और डेल्टा H प्लस होगा, डेल्टा O डबल माइनस, और डेल्टा प्लस, यानी हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस चार्ज और ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच एक तरह का आकर्षण बल काम करेगा। वह बल कौन सा होगा, हाइड्रोजन बल। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो हाइड्रोजन जब या तो नाइट्रोजन से बॉन्डेड हो, या ऑक्सीजन से बॉन्डेड हो, या किससे, फ्लोरीन से बॉन्डेड हो, तभी वह क्या करेगा, तभी वह हाइड्रोजन बंध दिखाएगा, अन्यथा नहीं दिखाएगा। तो ऐसे अणुओं को हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसको हाइड्रोजन आबंधित आणविक अणु बोलेंगे। बात क्लियर हो रही है ना? यहाँ पर कोई किसी को डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइए, ठीक है ना? तो आपके जो अणु हो गए, ध्रुवी हो गए, अध्रुवी हो गए, और क्या हो गया, हाइड्रोजन आबंधित हो गया। अब इन्हीं के बेस पर, अब इन्हीं के कहने का मतलब आपको ये मालूम चल गया कि हमारे जो अणु है ये 3 तरह के हैं, ध्रुवीय हैं, अध्रुवीय हैं, और ऐसे जो हाइड्रोजन आबंधित हैं। तो अब हमने आपको बोला कि आणविक ठोस जो होते हैं ये 3 प्रकार के हो गए। तो अब आणविक ठोसों को हम 3 कैटेगरी में फिर से डिवाइड कर सकते हैं। क्या कि ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, और कौन से हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसकी, पहले बात कर लेते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस की बात कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज मुझे बताएं कि सर मुझको समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी, स्पष्ट होंगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्या कि आणविक ठोस हमने हेडिंग लिखा था, आणविक ठोस, ठीक है ना? मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब ये आणविक ठोस मैंने बोला ये 3 तरह के हैं। तो पहला हम लोग इसमें बात कर लेते हैं क्या, इसका टाइप है अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक है ना? आवाज सुनाई दे रही है? अब देखिए इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे नॉन पोलर। पोलर नहीं है, क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है ना? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, अध्रुवीय आणविक ठोस। अब यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, पहला पॉइंट आप नोट करते चलिए, इनके अवयवी कण, मेरी बात सुनाई दे रही है, आप इसको नोट करिए। इनके अवयवी कण मतलब जिन कणों से ये मिलकर के बने हैं, या जिन अणुओं से मिलकर के ये बने हैं, इनके अवयवी कण क्या होते हैं, अध्रुवीय अणु होते हैं। अध्रुवीय अणु होते हैं। जैसे हीलियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है ना, आयोडीन आदि, ठीक है? मतलब जितनी भी अक्रिय गैसें हैं वो क्या होंगी, अध्रुवीय होंगी। और जितने भी ऐसे अणु जिनमें क्या हो, जिनमें सेम तरह के परमाणु हों, जैसे क्लोरीन में दोनों क्लोरीन, हाइड्रोजन में दोनों हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन में दोनों के दोनों नाइट्रोजन है, तो ऐसे अणुओं को हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, अध्रुवीय है। जब दोनों एटम सेम होंगे तो दोनों की क्या होगी, विद्युत ऋणात्मकता भी सेम होगी। तो इनके बीच जो साझेगा इलेक्ट्रॉन युग्म होगा किसी की तरफ खींचेगा नहीं। जब खींचेगा नहीं तो क्या होगा, ये हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। बात क्लियर है? अब दूसरा पॉइंट
पहला पॉइंट क्या है, इनके अवयवी कण अध्रुवीय अणु होते हैं। अब बात करते हैं कि इनके अणुओं के मध्य कौन सा बल काम करेगा। इनके अणुओं के मध्य कौन सा बल काम करेगा, आपको पता है कौन सा? दुर्बल, बहुत ही वीक फोर्स होगा, दुर्बल परिक्षेपण बल। इसी को क्या कहते हैं, या इसी को क्या नाम दिया गया था? लंदन बल। इसको वैज्ञानिक लंदन ने दिया था। या लंदन बल कार्य करता है इनके अणुओं के मध्य, दुर्बल परिक्षेपण बल या लंदन बल कार्य करता है। ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर अगला पॉइंट क्या है। अब ये जो ठोस हैं, ये ठोस कैसे होते हैं? ये मुलायम तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। ध्यान देना, इसको ये पूछा गया है। विद्युत के कुचालक यानी इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। विद्युत के कुचालक नॉन कंडक्टर होते हैं। ये ठोस मुलायम तो होते हैं, लेकिन क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। इस पे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसको नोट करते चलिए। अगला पॉइंट क्या है कि ये कमरे के ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर, कमरे के ताप पर या तो द्रव होते हैं। क्या होते हैं? या तो द्रव होते हैं या गैस होते हैं। या तो क्या होंगे? या तो द्रव होंगे या तो क्या होंगे? गैस होते हैं। नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया? ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं किसका? दूसरा क्या था? ध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा क्या था? ध्रुवीय आणविक ठोस। चलिए हम लोग बात करते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस की। दूसरा क्या है? ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय का मतलब कि ऐसे अणु जो क्या हो, जो ध्रुवीय हो। कहने का मतलब कि ऐसे अणु जो दो भिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर के बने होंगे। क्या बोलेंगे? ध्रुवीय अणु। तो क्या हो जाएगा? पोलर मॉलिक्यूल। और क्या हो जाएगा? ध्रुवीय आणविक ठोस। अब क्या होगा? इनके अवयवी कणों की बात की जाए, बताइए क्या होगा? इनके अवयवी कण क्या होते हैं? इनके अवयवी कण ध्रुवीय अणु। समझ रहे हैं ना? मतलब पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना। ध्रुवीय अणु होते हैं। इनके अवयवी कण ध्रुवीय अणु होते हैं। अब बताइए, अगर ये ध्रुवीय अणु है तो इनके बीच कौन सा बल काम करेगा? तो ध्रुवीय अणुओं के बीच हाइड्रोजन मध्य वाले को छोड़ करके कौन सा बल काम करता है? इनके बीच द्विध्रुव आकर्षण बल, डाइपोल इंटरेक्शन काम करता है। आप इसको क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम दूसरा पॉइंट लिख देते हैं। क्या? इनके अणुओं के मध्य, आप नोट करते चलिए, इनके अणुओं के मध्य कौन सा? मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है ना। इनके अणुओं के मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल यानी कि डाइपोल इंटरेक्शन काम करता है। अब ये ठोस भी क्या होते हैं? ये ठोस मुलायम, ये भी मुलायम होते हैं। ये ठोस मुलायम तथा सेम उसी की तरह
विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक यानी नॉन कंडक्टर। विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है ना, विद्युत के कुचालक होते हैं। अगला पॉइंट, ये ठोस कमरे के ताप पर उसी की तरह कमरे के ताप पर द्रव या गैस होते हैं, द्रव या गैस होते हैं। बात क्लियर है, यहाँ तक समझ रहे हैं। इनके अवयवी कण क्या होंगे, ध्रुवीय अणु होंगे, और इनके अणुओं के मध्य क्या कौन सा बल काम करेगा, द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य करता है। और ये ठोस मुलायम तथा विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। अगला पॉइंट, ये कमरे के ताप पर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होंगे, या तो द्रव होंगे या तो क्या होंगे, गैस होंगे। एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण, एग्जाम्पल, कोई भी ध्रुवीय अणु हाइड्रोजन आबंधित वाले को छोड़ करके ठोस SO2, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, समझ रहे हैं, और यहाँ पर ठोस अमोनिया को भी शामिल किया गया है, ठोस अमोनिया, समझ रहे हैं। अगला, ठोस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आदि, ये क्या होंगे, ये हो गए कौन सा, ध्रुवीय आणविक ठोस हो गए, ठीक है ना। बातें क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज बताइए, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, बातें ठीक है ना। ये हो गया क्या, ये हो गया ध्रुवीय आणविक ठोस। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, इससे अधिक से अधिक बच्चे इसको देखें। चलिए ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस की बात करते हैं। ठीक, मिटा रहे हैं इसको। अब आपका जो तीसरा आणविक ठोस है वो कैसा है, वो है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। आपको पता है ना, अभी हमने बोला था आपको कि हाइड्रोजन बंध वही मिलेगा जब हाइड्रोजन किसी मॉलिक्यूल में या तो नाइट्रोजन के साथ बंध बनाया हो, या तो ऑक्सीजन के साथ, या तो फ्लोरीन के साथ। तो बात करते हैं किसकी, नंबर 3। नंबर 3 क्या है, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। आबंधित आणविक ठोस, बात क्लियर है। हाइड्रोजन आबंधित, इसको क्या बोलेंगे, बोलेंगे इसे हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। अब देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, अब इनके अवयवी कण क्या होंगे, इनके यानी इस प्रकार के आणविक ठोस के अणुओं के मध्य कौन सा बल काम करेगा, हाइड्रोजन बंध काम करेगा। बात क्लियर है। ठीक, इस प्रकार के, पहला पॉइंट, इस प्रकार के आणविक ठोस के अणुओं के मध्य, लिखते चलिए आप, अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध, आप नोट्स बनाते चलिए, बार बार आपको वीडियो देखना ना पड़े। अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, अब इनका अगर हम एग्जांपल लें, एग्जाम्पल क्या होगा, उदाहरण की बात करें, आपको पता है क्या, बर्फ, आइस, H2O है ना, ठोस हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्योंकि हाइड्रोजन क्रिस्टल बॉन्डेड है फ्लोरीन के साथ, ठोस हाइड्रोजन फ्लोराइड, और क्या हो सकता है, ठोस एल्कोहल यानी कि C2H5OH हो सकता है, मेथिल एल्कोहल हो सकता है, तथा ठोस एमीन, कोई भी एमीन हो सकती है जो क्या हो, ठोस अवस्था में हो, वो भी क्या होंगी, इसका एग्जाम्पल होंगी, ठोस एमीन। लेकिन ध्यान रखना है, यहाँ पर तृतीयक एमीन नहीं होगा, क्योंकि तृतीयक एमीन में 3 क्या होंगे, एल्किल समूह नाइट्रोजन से जुड़े हुए होंगे,
तो ऐसा एमीन होगा जिसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन जरूर हो। तो क्या होगा? ठोस, एमीन आदि। इसके एग्जाम्पल हो गए। अब तीसरा पॉइंट, ये ठोस, ये भी क्या होते हैं? ये ठोस, ये भी मुलायम होते हैं। ये ठोस मुलायम तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक, धारा प्रवाहित नहीं होती है, विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है ना? अब अगला पॉइंट कौन सा? चौथा। तो चौथा पॉइंट क्या होगा कि इन ठोसों, ये जो ठोस होते हैं, ये कमरे के ताप पर क्या होते हैं? ये कमरे के ताप पर वाष्पशील द्रव होते हैं। क्या होते हैं? वाष्पशील द्रव होते हैं, या क्या होते हैं? या गैस होते हैं। अगला पॉइंट क्या? चौथा, ये ठोस दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए ठीक है, नीचे लिखते हैं। ये ठोस अब दिखाई दे रहा है। ये ठोस कमरे के ताप पर वाष्पशील, ध्यान देना ये वर्ड, वाष्पशील द्रव, जैसे वाटर है, वाटर को अगर हम क्या करें, रख दें तो क्या होता है? वाटर हमारा वाष्पित होता रहता है कमरे के ताप पर भी। तो वाष्पशील द्रव या क्या होते हैं? या गैस होते हैं। ठीक है ना? या क्या होते हैं? गैस होते हैं। बात क्लियर है? तो ये हो गए क्या? ये हो गए हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। अब हम लोग बात करते हैं किसका? ये हो गए किसके? आणविक ठोसों के प्रकार। पहला अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा क्या था? ध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? हम लोग बात करेंगे आयनिक ठोस की। तो ठीक है, इसको आप नोट करिए जल्दी से। चलिए अगला दूसरा क्या है? दूसरा आपका जो कौन सा क्रिस्टलीय ठोस है वो कौन सा है? आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, चलिए देखते हैं आयनिक ठोस क्या है। तो दूसरा आपका है क्रिस्टलीय ठोस। कौन सा? आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, ठीक है। आयनिक ठोस इसको बोलेंगे आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड, ठीक है। आयनिक ठोस, अब नाम से ही क्लियर है आयनिक ठोस। अब देखो, आप बताओ कि इनके अवयवी कण क्या होंगे? तो इनके अवयवी कण क्या होंगे, आप बताओ जल्दी। इनके अवयवी कण, बोलो। इनके अवयवी कण आयन होते हैं। क्या होते हैं? आयन होते हैं। जैसे NaCl है तो क्या होगा? Na+ और Cl-। इनके अवयवी कण आयन होते हैं। अब दूसरा पॉइंट बोलो कि इनके मध्य कौन सा बल काम करेगा? आपको ऑलरेडी पता है कि आयनों के मध्य कौन सा बल काम करता है? वैद्युत संयोजी। कौन सा बंध? वैद्युत संयोजी बल काम करता है। तो क्या होगा? आयनों के मध्य परस्पर वैद्युत संयोजी, इसी को और क्या बोलते हैं? आयनिक बंध। वैद्युत संयोजी या आयनिक बंध कार्य करता है। क्लियर है? अगला पॉइंट क्या हो सकता है कि ये जो ठोस होते हैं, ये ठोस, अच्छा बताओ, कठोर होते हैं कि मुलायम? हाँ, कठोर होते हैं। ये ठोस कठोर तथा विद्युत के, तथा अगर हम ठोस अवस्था में बात करें, ये ठोस कठोर तथा ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। याद रखना, ठोस अवस्था में क्या होंगे? विद्युत के कुचालक होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आयन होते हैं वो मुक्त नहीं होते हैं, आयन फ्री नहीं होते हैं। जब आयन फ्री नहीं होंगे तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्लियर है? तो ये ठोस अवस्था में क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? इनका गलनांक और क्वथनांक। इनका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट
और क्वथनांक माने बॉइलिंग पॉइंट, इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, बोलिए क्या होता है, बहुत ही उच्च होता है, बहुत ही हाई होता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट, अगर ये जलीय अवस्था, जलीय मतलब विलयन अवस्था, ये विलयन अवस्था, या इसको अगर हम गला दें तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे गलित अवस्था। तो ऐसे ठोस विलयन अवस्था अथवा गलित अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक, ये बात याद रखना, विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक, यानी इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। ऐसा क्यों, क्योंकि आयन फ्री हो जाते हैं और धारा प्रवाहित होने लगती है। अगला पॉइंट क्या है, हाँ अब देखो यहां लिख सकते हैं ना, क्योंकि आयन मुक्त हो जाते हैं, आयन मुक्त हो जाते हैं ना, और धारा प्रवाहित होने लगती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। बात क्लियर है। अगला पॉइंट क्या, ये ठोस किस प्रकृति के होते हैं, भंगुर प्रकृति, मतलब ब्रिटिल नेचर, भंगुर प्रकृति के होते हैं। भंगुर प्रकृति का मतलब ये होता है, अगर हम नमक के टुकड़े को क्या करें, जमीन से नीचे, जमीन पर गिरा दें तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन अगर लोहे के टुकड़े को गिराएं तो वह टूटेगा नहीं। क्लियर है ना। तो लोहे का टुकड़ा भंगुर प्रकृति का नहीं है, लेकिन नमक, फिटकरी आदि क्या है, ये भंगुर प्रकृति की है। बात क्लियर है। इसी को बोलते हैं ब्रिटिल नेचर ऑफ एनी सॉलिड्स। ये ठोस भंगुर यानी भंगुर प्रकृति के होते हैं। अब देखो, अब इसके एग्जाम्पल की बात कर ली जाए तो इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, जितने भी आयनिक पदार्थ हैं, NaCl, MgO ना, KCl, और जितने भी क्या हैं, लगभग सभी लवण, जितने भी साल्ट हैं, सभी क्या होंगे, सभी आयनिक ठोस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना। नोट करिए जल्दी से, इसको नोट करिए फटाफट। सबको समझ में आ रहा है। यहाँ बहुत कुछ समझना नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है। समझ गए ना। एक बार फिर से देखो, इनके अवयवी कण क्या होते हैं, आयन होते हैं। अब आयनों के मध्य कौन सा बल काम करेगा, वैद्युत संयोजी या आयनिक बंध काम करेगा। और ये ठोस अवस्था में क्या होंगे, विद्युत के कुचालक, क्योंकि आयन फ्री नहीं होंगे तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब देखो, इनके गलनांक क्वथनांक की बात करें तो क्या होता है, उच्च, है ना, ये उच्च होता है। और विलयन अवस्था या गलित अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक। क्यों, क्योंकि आयन फ्री हो जाते हैं। आयनों के गमन की वजह से, मूविंग करने की वजह से क्या होगी, धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। और ये ठोस किस प्रकृति के होते हैं, याद रखना, भंगुर प्रकृति, मतलब ये गिराने पर क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। इस नेचर को बोलते हैं भंगुर प्रकृति के होते हैं। एग्जाम्पल जैसे NaCl है, MgO है, KCl है, लगभग सभी जो लवण हैं वो क्या होते हैं, वो आयनिक ठोस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं किसका, तीसरा प्रकार कौन सा है, धात्विक ठोस। तो मिटा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं तीसरा क्रिस्टलीय ठोस, जो कौन सा है, जो है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप आराम से पढ़िए, आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से समझ में आएंगी, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ठीक है। तो तीसरा प्रकार क्या है, तीसरा है धात्विक ठोस। चलिए तीसरा फट से हेडिंग लिखिए, धात्विक ठोस। धात्विक ठोस क्या बोलेंगे इसको, चलिए हाँ ठीक, क्या, मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड, देखो धात्विक ठोस, मेटेलिक सॉलिड। अब देखो नाम से क्लियर है, धात्विक ठोस है। तो कहने का मतलब जो धातुएं होती हैं वो किस अवस्था में होती है, धात्विक
ठोस कहलाती है, ठीक है ना। अब देखो जैसे हमने बात किया क्या, उसमें सबसे पहले क्या इनके अवयवी कण क्या होंगे, बताइए जल्दी से। इनके अवयवी कण, इनके अवयवी कण कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, धात्विक आयन होते हैं, धात्विक आयन होते हैं। परमाणु मत लिख देना, क्या होते हैं, धात्विक आयन होते हैं। क्यों, क्योंकि धातुओं में क्या होता है, वैद्युत चालन की क्षमता पाई जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि धातुओं में जो धातु आयन होते हैं वो धनायन के फॉर्म में होते हैं और उनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, मतलब धातुओं में इलेक्ट्रॉनों के मध्य आयन क्या होते हैं, आयन पड़े रहते हैं, ठीक है ना। तो आयनिक फॉर्म में होते हैं, यहाँ पर धात्विक आयन होते हैं। अब ये जो धात्विक आयन है, जो धातु में उपस्थित, ध्यान देना, जो धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के मध्य घिरे रहते हैं, के मध्य घिरे रहते हैं। बात क्लियर है ना। अब जैसे कोई धातु है, ये क्या है, कोई धातु है, इसमें क्या होंगे, जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और बीच बीच में क्या होगा, धनायन होगा। इस तरीके से मान लो आयरन है तो आयरन में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और क्या होगा, Fe2+ होगा। बात क्लियर हो रही है। ऐसे ही अगर सोडियम है तो सोडियम प्लस होगा और प्लस क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। ये बात यहाँ पे है, ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनों के मध्य घिरे रहते हैं। अब देखो, अब इनके बीच बल कौन सा काम करेगा, तो इनके बीच धात्विक बल काम करता है। कौन सा, धात्विक बल। इनके मध्य धात्विक आकर्षण बल कार्य करता है, यानी मेटेलिक फोर्स काम करता है। अगला पॉइंट, अब देखिए इनकी चालकता की बात करें, ये विद्युत की सुचालक, ये क्या है, सुचालक है, अच्छी कंडक्टर है, सुचालक होती हैं। धातुएं क्या होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं। अब इनका गलनांक क्या होता है, इनका गलनांक क्या होता है, इनका गलनांक और क्वथनांक की भी बात कर ली जाए, इनका गलनांक तथा क्वथनांक, बोलिए क्या होता है, इनका गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। क्या होता है, उच्च, हाई होता है। क्लियर है ना। पारे को छोड़कर, पारा क्या है, द्रव अवस्था में मिलती है, तो पारे को छोड़कर जो धातुएं हैं वो क्या होती है, गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ये नोट करते चलिए इसको। अब देखिए अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगली प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो ठोस है, ये ठोस यानी धात्विक ठोस कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, कठोर तो होते ही हैं, कठोर और आघात वर्धनीय। वर्ड याद रखना, इसको बोलते हैं मैलिएबल, मतलब कि किसी भी ठोस की वह प्रॉपर्टी, वह गुण जो क्या करें, अगर हम उसको पीटें तो पीटने पे क्या होता है, वो फैलता है। जैसे लोहा है, लोहे को पीटने पर टूटता नहीं है, नमक को मारो तो क्या होगा, टूट जाएगा, लेकिन लोहा नहीं टूटेगा, क्या होगा, पीटने पे फैलेगा। तो यही जो नेचर होगा उसका बोलेंगे आघात वर्धनीयता, मतलब चोट को सहने की क्षमता पाई जाती है। तथा क्या होते हैं, तन्य होते हैं। तन्य का मतलब पीटने पे क्या होते हैं, फैलते हैं, तनते हैं, इसको बोलेंगे उसका तन, यानी कि कौन सा, डक्टाइल नेचर ऑफ मेटल। बात क्लियर है। ये ठोस कठोर, आघातवर्धी तथा क्या होते हैं, तन्य होते हैं। एग्जाम्पल, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, चांदी हो गया, गोल्ड हो गया, आज ना लगभग सभी धातु में, पारे को छोड़कर जितनी भी धातुएं हैं वो क्या होंगी, वो सभी की सभी धात्विक ठोस में रहेंगी। ठीक है, नोट करो जल्दी से। चलिए अब चौथा क्रिस्टलीय ठोस, चौथा क्रिस्टलीय ठोस क्या है, चौथा क्रिस्टलीय ठोस है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस।
चौथा है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। ठीक है ना। कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, नोट करो फट से हेडिंग, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। चलिए अब पहले बात कर लेते हैं किसकी। अब देख पहला पॉइंट क्या होगा, बोलो फटाफट, इनके अवयवी कण क्या होंगे। हाँ बोलना, इनके अवयवी कण, इनके अवयवी कण यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। इनके अवयवी कण परमाणु होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा, अब बताओ कि परमाणुओं के मध्य कौन सा बल काम करता है। परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी बंध, कौन सा, सहसंयोजी बंध पाया जाता है। ठीक है ना, अणुओं के मध्य सहसंयोजी बंध पाया जाता है। अब देखो इन्हें, तीसरा पॉइंट, इन्हें विशाल अणु, क्योंकि बहुत सारे परमाणु उपस्थित होते हैं, इन्हें क्या बोलेंगे, विशाल अणु, और यानी कि जीएंट मतलब बहुत बड़े, विशाल जीएंट मॉलिक्यूल कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, अब देखो ये अति कठोर होते हैं। क्या होंगे, ये अति कठोर, बहुत ही हार्ड होंगे। ये अति कठोर तथा विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। कुचालक यानी इसमें धारा प्रवाहित नहीं होंगी, लेकिन एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। अब उसको याद रखिएगा, क्या, ग्रेफाइट, जो पेंसिल के अंदर होता है ना ग्रेफाइट, वही ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट भी क्या है, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस है, लेकिन ग्रेफाइट में धारा प्रवाहित होती है। तो ग्रेफाइट को छोड़कर जितने भी होंगे वो क्या होंगे, विद्युत के कुचालक होंगे। तो ग्रेफाइट को छोड़कर और अगला पॉइंट, ये भंगुर प्रकृति के होते हैं। क्लियर है, ये भंगुर प्रकृति के होते हैं। ब्रिटिल नेचर मतलब पटकने पे क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। जैसे पेंसिल है, अगर आप पेंसिल की नोक को क्या करो, पटको किसी हार्ड और चीज पर, तो क्या हो जाएगी, पेंसिल की नोक टूट जाएगी। लेकिन अगर वही लोहे की होती तो वह मुड़ जाती, वह टूटती नहीं। तो पेंसिल का जो टूटने का नेचर है उसी को हम क्या बोलेंगे, भंगुर प्रकृति। बात क्लियर है, स्पष्ट है। तो ये क्या होंगे, भंगुर प्रकृति के होते हैं। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका एग्जाम्पल है सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड यानी कि SiC, सिलिकॉन कार्बाइड। अगला एग्जाम्पल SiO2, सिलिका जिसे बोलते हैं, इसी को बोला जाता है क्या, क्वार्ट्ज। यही क्या है, क्वार्ट्ज है। ठीक है ना, सबसे कठोर वस्तु है क्वार्ट्ज। तो सिलिका हो गई। और क्या, आपका कार्बन अगर हीरे के फॉर्म में है, कार्बन अगर आपका ग्रेफाइट के फॉर्म में है, तब भी क्या होगा, तभी इसका एग्जाम्पल होगा। अगला एग्जाम्पल AlN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। नोट कर लेना फटाफट, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, डा है यहाँ पे, एल्यूमिनियम नाइट्राइड आदि। ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपके क्या सा, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। एक बार फिर से रिवाइज करो, इनके अवयवी कण क्या होंगे, परमाणु होंगे। अब बोलो, परमाणुओं के मध्य यहाँ पर कौन सा बल काम करेगा, सहसंयोजी बंध पाया जाता है। और इन्हें क्या बोलते हैं, विशाल अणु, जीएंट मॉलिक्यूल बोलते हैं।
और ये अति कठोर होते हैं और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये किसको छोड़कर? ग्रेफाइट को छोड़कर, है ना। क्योंकि ग्रेफाइट की संरचना में क्या होता है कि कार्बन की 3 संयोजकताएं तो कार्बन के साथ क्या होती है? बधी होती है। लेकिन जो कार्बन की चौथी संयोजकता है, जो चौथा इलेक्ट्रॉन है उसका बाहरी कोश का फ्री होता है, एकदम फ्री होता है। तो हर कार्बन परमाणु का जो चौथा इलेक्ट्रॉन है फ्री है, तो उसके फ्री होने की वजह से क्या होगा? उसमें चालकता आ जाए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो धारा को प्रवाहित कराएगा। मेरी बात याद रखना। तो ग्रेफाइट में कार्बन का जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वह फ्री है, तो फ्री होने की वजह से क्या करेगा? चालकता प्रवाहित कराएगा। क्लियर है ना। अब ये भंगुर यानी कि ये पटकने पे क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। एग्जाम्पल हमने बोला सिलिकॉन कार्बाइड है, क्वार्ट्ज है SiO2, कार्बन हीरे के फॉर्म में हो या ग्रेफाइट के फॉर्म में हो या एल्युमिनियम नाइट्राइड आदि क्या है? इनके एग्जाम्पल है। ठीक है, नोट करो इसको। नोट हुआ? चलिए ठीक है। तो ये क्या थे? ये तो थे क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। आपने देखा कौन कौन से? आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और चौथा कौन सा? सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। चलिए, तो हम अब आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में ना आया हो, आप प्लीज हमको बताइए कि सर हमको यहाँ पर ये समस्या आई, हमको ये समझ में नहीं आया। आप उसको कमेंट में बताते रहिए हमको, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक से शेयर करिए अपने मित्रों के पास, क्योंकि अगर ये जाएगा वीडियो तो तभी क्या होगा? तभी हम समझेंगे हाँ आपको समझ में आ रहा है बातें। ठीक है, तो चलिए हम अब नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे कि क्रिस्टल जालक क्या होते हैं, इकाई कोशिकाएं क्या होती हैं, उनके प्रकार क्या हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का, समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आप क्या करिए, उसको मिस मत करिएगा, उसको आप आराम से समझिएगा, क्योंकि वहां से आपका सॉलिड स्टेट क्या हो जाता है? अच्छे से शुरू हो जाता है। ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।